हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इस चैप्टर के ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए हैं, जैसे इसकी अवधि, इसका काल, इसकी खोज, इसके निर्माता के बारे में हमने चर्चा की। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या रही हैं। हमने इसके पहले के सेशन में इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में चर्चा की है, जिसमें सभी शहरों की चर्चा की कि कहां कहां उत्खनन में कौन कौन से शहर मिले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि उन्हीं केंद्रों के माध्यम से जो पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं, उससे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं पता चलती हैं या क्या क्या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम ये महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करें, एक और खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे किसी भी स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी में सारी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। आप या तो किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क है। यूपी और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष करके सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है और बाकी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी इससे पढ़ाई कर सकते हैं और ये सारी की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं ईंटें, मनके और अस्थियों का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या रही हैं। अब देखिए, मैंने दो तीन बातें आपसे प्रमुख पहले भी शेयर की हैं, हमने अलग सेशंस में बात की थी, प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देख लेंगे। एक तो हमने ये बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी जो लिपि है या लिखित प्रमाण यहां पर प्राप्त नहीं हुआ है, और जो लिपि प्राप्त भी हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे खरोष्ठी लिपि बोलते हैं, खरोष्ठी लिपि बोलते हैं, यह भी लिपि चित्रात्मक है और इसे अब तक पढ़ा नहीं जा पाया है, यानी लिखित प्रमाण हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह खरोष्ठी लिपि आपको पता है कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर। ठीक, अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी विशेषता हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किस पर आधारित है, जो कुछ भी उत्खनन हुआ है या जो कुछ भी पुरातात्विक चीजें जमीन के अंदर से प्राप्त हुई हैं, उनको देखकर अनुमान लगाया गया है या उनसे एक आइडिया निकालने का प्रयास किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्योंकि सबसे पहला शहर जो ढूंढा गया वो हड़प्पा ढूंढा गया, और हमने ये भी चर्चा की थी कि दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये दो चीजें तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसकी खोज किसने की, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक, और विशेष करके इन दो शहरों के ही उत्खनन से, जो वैसे तो कई शहरों से बहुत चीजें मिली हैं, लेकिन खास करके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की शहरों की खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, वहां से हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का विशेष पता लगाते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी कुछ और शहरों के नाम भी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदड़ो, लोथल की चर्चा हमने पहले भी केंद्र में की थी, जहां पे बंदरगाह मिला, कालीबंगन, सुतकैगडोर जो सबसे पश्चिमी भाग है, सुरकोड्डा आदि स्थलों पर किए गए उत्खनन से जो सामग्री मिली है, उससे हम कुछ विशेषताओं तक पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की बात करेंगे या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग या जिसको कहते हैं नगर योजना की। ये एक बहुत ही अनोखा और विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिससे आपको यह पता चलता है कि वो सभ्यता कितनी उत्कृष्ट थी, कितनी ज्यादा सुनियोजित थी, और वहां की अभियांत्रिकी और जो पूरा नगर को चलाने का प्रशासन शासन था वो कितना ज्यादा कुशल था। देखिए, जो नगर योजना थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो इस प्रकार की थी कि आज के भी बहुत सारे मॉडर्न शहरों की जो झांकी है वो आपको उससे मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। ठीक है, नगर योजना में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, सड़क जो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, क्या है अभी समझ लेंगे इसको। ठीक, इसके अलावा इसमें जल निकासी, इसको अलग से भी देखेंगे, लेकिन शहरों के नियोजन में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भवन निर्माण,
ठीक है, ये 2-3 चीजें जो थी ये इस नगर योजना को बहुत ही विशिष्ट बनाती हैं। जैसे अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें ग्रिड पैटर्न में ऐसे बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई पड़ती हैं और ये शहर को कई हिस्सों में डिवाइड करती हैं। शहर का एक हिस्सा यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां होगा, एक यहां हो गया। इसके अलावा इसके बीच में फिर गलियां, आज भी जो आप कॉलोनी बसे हुए दिखते हैं चंडीगढ़ में जैसे बड़े बड़े शहर या बहुत प्लांट सिटीज को, वो आपको इन्हीं ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक, एक तो ये सड़कों की बात। दूसरा, सड़कों के साथ जो जल निकासी यानी जो नालियों की व्यवस्था की गई थी वो भी बहुत ही बेहतरीन की गई थी। यानी सड़क के किनारे छोटी छोटी नालियां जो पक्की होती थी, घरों से गलियों से निकलकर नालियां उसमें मिलती थी और वो एक मेन नाले में जाकर मिलता था। ये जो नियोजन था जल निकासी का भी, इसको देखेंगे, ये भी उत्कृष्ट था। और भवन निर्माण भी बहुत बेहतरीन देखने को मिला। चबूतरों पर भवन को बनाकर और उसको मजबूती से बनाए रखना, भवन में अलग रसोई घर, अलग स्नानागार, अलग आगे कुएं के लिए एक रूम, इस तरह की बेहतरीन कलाकारी के द्वारा घरों का या भवनों का निर्माण किया जाता था। तो नगर नियोजन जो या नगर योजना जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण एक उत्कृष्ट विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की दिखाई पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहरी केंद्र अर्थात नगरों का विकास था। अच्छा, एक तो हमने ये भी चर्चा की थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक नगरीय सभ्यता थी, गांव की नहीं थी। जैसे वैदिक काल में आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण दिखाई पड़ती थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरीय व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जिसमें टाउन्स थे, खास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन आदि नगरों के अवशेषों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अत्यंत सुनियोजित नगर निर्माण किया गया, यानी वेल प्लान्ड पूरी नगर योजना थी। इन नगरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो नगर है। जाहिर सी बात है, अभी हमने चर्चा की, कब खोज की गई? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसमें विद्वान इतिहासकार आरसी मजूमदार का कथन है कि मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखकर देखने वाला व्यक्ति प्राचीन नगरों के निस्स की कारीगरी और सफाई के प्रबंध से प्रभावित हो बिना नहीं रह सकता। यानी बड़े बड़े इतिहासकारों ने भी कहा है कि मोहनजोदड़ो की अगर आप टाउन प्लानिंग को देखते हैं तो आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए बिना, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, साफ सफाई की जो योजना दिखाई पड़ती है, इसके अलावा जो नाली जल निकासी की योजना दिखाई पड़ती है, ढकी हुई नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई, और घरों का निर्माण, सड़कों की तरफ भवनों का निकास न होना, तो ये जो नियोजन है, ये जो प्लानिंग है, वो बड़ा ही अद्भुत दिखाई पड़ता है। तो ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई पड़ेगी। अगर आप मोहनजोदड़ो पर थोड़ा चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो मतलब, इसका मतलब होता है मृत्यु का टीला, क्योंकि वहां बहुत सारे मृत्यु के अवशेष पाए गए। यह हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल नगर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दो भाग में था, पश्चिमी और पूर्वी। ज्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर है वो दो भागों में डिवाइडेड है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में खास करके प्रशासनिक और दुर्ग वाले इलाके हुआ करते थे और पूर्वी भाग में रिहायशी इलाके होते थे। तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और यहाँ एक दुर्ग हुआ करता था, है ना। तो वहां पर एक बहुत बड़ा विशालकाय दुर्ग होता था, टीले जैसा, और वहां पर माना जाता था कि प्रशासकीय लोग रहते होंगे। इस नगर का पूर्वी भाग अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था और वहां पर शहर था, वहां पर लोग रहा करते थे। तो दो भाग में, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा नियोजित या प्लान्ड वे में शहर को बनाया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में दुर्ग की संरचनाएं गारे और कच्ची ईंटों की चबूतरे से निर्मित की गई। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो प्रशासनिक, सार्वजनिक या धार्मिक उपयोग के लिए किए जाते होंगे। और यहीं से क्या मिला है, जो बहुत फेमस है, एक स्नानागार, जिसको आप ग्रेट बाथ बोलते हैं। ठीक है, स्नानागार भी प्राप्त हुआ धार्मिक चीजों के नहाने के लिए। इसके अलावा दुर्ग, ऐसी तरह के दुर्ग पाए जाते थे। इस दुर्ग के चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार बनी हुई है। ये किलेबंदी के तौर पर दिखाई गई है कि किलेबंदी की जाती होगी। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो की बड़ी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो का पूर्वी भाग अधिक बड़ा है और यह भी दीवार से घिरा हुआ है। तो पश्चिमी भाग भी दीवार से घिरा है, वहां दुर्ग बने हुए हैं और धार्मिक कामों के लिए और प्रशासनिक कामों के लिए जगह है, और पूर्वी भाग में लोग रहा करते थे। अलग अलग भवन मिट्टी के चबूतरों पर बनाए गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक विशेषता मोहनजोदड़ो में या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में देखी गई है कि चबूतरे बना बनाकर उस पर घर बनाए जाते थे। शायद नींव को मजबूत करने का प्रयास किया जाता रहा होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के समान हड़प्पा नगर भी दो भाग में था, पश्चिमी और पूर्वी भाग में। यहाँ के पूर्वी भाग के आज के ईंट चोरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हड़प्पा में तो पूर्वी भाग नष्ट हो गया है। हड़प्पा के पश्चिमी भाग में किलेबंदी पाई गई है और कृत्रिम चबूतरे पर खड़ा किया गया है। इन नगरों के अवशेषों को देख के लगता है कि ये नगर एक कुशल अभियांत्रिकी की या इंजीनियरिंग की हो गए। यानी उस समय भवन निर्माण, शहर को नियोजित करना, प्लान्ड वे में चीजों को बनाना, ये सारी चीजें बहुत उस समय उत्तम रूप से देखी जा रही होंगी। ऐसा आभास वहां से होता है।
इन नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर थी, जो प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वही ग्रिड पैटर्न वाला इस तरह की सड़कें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरह की कई सड़कें वहां पर दिखाई पड़ती थी। प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थी। अब ये सड़कें हैं तो बीच बीच में यहां से गलियां भी निकलेंगी। ठीक है, ऐसे गलियां इन सड़कों पर आके मेन रोड पे मिलती थी। ठीक है, 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी और मोहनजोदड़ो में 11 मीटर भी चौड़ा रोड पाया गया है, तो शायद वो मेन राजमार्ग रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो हमने क्या देखा, जो प्लान है, जो टाउन है वो वेल प्लान्ड है, और मोहनजोदड़ो से हमने उसके एग्जांपल को समझा। अब सिंधु घाटी सभ्यता की एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखते हैं, जल निकासी या नालियों का निर्माण। अब ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है या जल निकासी करने का जो पूरा सिस्टम था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये भी बड़ा जबरदस्त पाया गया। ये इतना वेल प्लान था कि आपको आज के बड़े बड़े शहरों में ये नहीं दिखाई देगा। कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। हर घर से गलियों वाली नाली में मिलाना, गली की नाली को मेन रोड के नाली में मिलाना, और फिर वो एक बड़ा नाला बाहर जाकर निकलता था, ऐसा पूरा व्यवस्था वहां किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यह थी कि यहाँ के नगरों में जल निकासी प्रणाली अत्यंत नियोजित थी। देखिए, जैसे ये नालियां बनाई गई हैं और एक कच्चे ईंटों की बनाई गई थी और ढकी हुई भी पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों के निर्माण में काफी दक्ष थे, यानी बहुत ही दक्ष जिसको कहा जाता है, या जिसको कह सकते हैं कि मतलब इनको पूरी जानकारी उसकी थी, ऐसा माना गया है। सड़क के किनारे पर नालियां होती थी जो पक्की और ढकी होती थी। प्रत्येक गली में भी ढकी नालियां होती थी जो सड़कों की नालियों से मिलती थी। तो आज भी आप बड़े बड़े शहरों में जो पैटर्न देखते हैं कि घर से नाली निकली, गली से होते हुए मेन रोड में मिली, ये वहां पे दिखाई पड़ती थी। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी नालियां होती थी। इनके द्वारा घरों का गंदा पानी गली की नालियों से होता हुआ सड़कों की बड़ी नालों के माध्यम से नगर में बाहर पहुंचाया जाता था। तो ये वहां पर दिखाई पड़ता था। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और जो विशेषता हमें देखना है सिंधु घाटी सभ्यता की, वह है भवन निर्माण या गृह स्थापत्य, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि घर बनाने के जो तौर तरीके थे वो भी बड़ा यूनिक देखा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर निर्माण की भांति भवन निर्माण में भी अत्यंत कुशल थे। इस तथ्य की पुष्टि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से होती है। अब देखिए, भवन निर्माण में एक तो ये आप देखिए, ऊपर ये दुर्ग वाला इलाका और नीचे रिहायशी इलाके थे और सब चबूतरे बने हुए हैं। इन चबूतरों के ऊपर इन घरों का निर्माण किया जाता था। मोहनजोदड़ो के पूर्वी भाग में या निचले शहर में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। आवासीय भवनों का निर्माण सड़क के दो ओर किया जाता था। भवनों को बनाते समय हवा और प्रकाश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी वेंटिलेशन होता रहे और हवा भी और प्रकाश भी ठीक से मिलता रहे, ये बड़ा ध्यान रखा जाता था भवनों में। इसके अलावा भवन में अलग से रसोई घर हो, अलग से नहाने की व्यवस्था हो। भवन में आगे वाले हिस्से में कुओं की व्यवस्था की जाती थी ताकि कोई राहगीर भी चलता हुआ पानी ले ले। और जो सड़क थी उसके सामने घर नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ घर से निकलने के रास्ते थे। ये बड़ा कुशल तरह से बनाया गया था। देखिए, तो रसोई घर, स्नानागृह, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान और आंगन भी होता था। हाँ, ये भी पैटर्न होता था कि जैसे मान लीजिए ये आंगन है एक चौकोर और इसके चारों तरफ कमरे होते थे। आज भी आप बड़े बड़े गांव में इस तरह के मकान बने हुए देखते हैं कि बड़ा आंगन और चारों ओर इसके कमरे होते थे। मोहनजोदड़ो की आवासीय भवनों में कुएं भी होते थे और ये कुआं सामान्यतः ऐसे कक्ष में होता था कि कोई बाहर से भी अगर आ जाए तो उस कुएं का इस्तेमाल कर ले, जल लेकर निकल जाए। तो ये इतना वेल प्लान्ड और इतनी अच्छी कुशलता से भवनों का निर्माण मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा। इसी भवन निर्माण में दुर्ग और सार्वजनिक राजकीय भवन होते थे। पहला तो हमने देखा कि रिहायशी इलाकों में किस तरह घर बनते थे। एक भवन निर्माण जो होता था जो पश्चिमी भाग में बनता था, जहां पे एक दुर्ग, बड़े बड़े टीले बनाए जाते थे और उनका इस्तेमाल शायद वहां के जो प्रशासक होंगे या राजा जो लोग भी रहते होंगे वो करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन में दुर्ग की संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। दुर्ग के क्षेत्र में विशाल 1971 के अवशेष मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि इन भवनों का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन या जिसको कहते हैं ना पब्लिक यूज के लिए किया जाता होगा, और ऐसा भी मानता होगा कि जो भी शासक रहते होंगे वो वहां पर निवास करते होंगे। तो ये चीजें वहां पर दिखाई दी हैं। या मान लीजिए कोई सार्वजनिक सभा होनी है तो वहां पर लोग उसमें आ सकते हैं। अब देखिए, ये विशाल भवन ईंटों से बने ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा था। इस विशाल भवन में अनेक कमरे, भंडारागार, 2 आंगन भी थे। अब देखिए, ये मोहनजोदड़ो से 2 चीजें प्राप्त हुई हैं। एक तो स्नानागार तो मिला ही है जिसको आप कहते हैं ग्रेट बाथ, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में 2-3 चीजें मैं बार बार कहता हूं, ध्यान रखिएगा, जो अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछा सकता है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है स्पेशली? पहला अन्नागार, अन्नागार जिसको बोलते हैं ग्रेनरी, ये हड़प्पा में भी मिला है, ठीक। दूसरा स्नानागार,
जिसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। ठीक। तीसरा वहां से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी। कांसे की, अभी इस पे चर्चा भी करेंगे, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी चीज कहां से मिली है, तो ये 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं, जिसको आप बोलते हैं डांसिंग गर्ल। कभी भी अंग्रेजी में भी पूछ देता है कि डांसिंग गर्ल कहां से मिली है, ये ब्रोंज की मिली हुई है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक और विशेषता यह है कि इसे कांसा युग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कांस युग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर कांसा या ब्रोंज बहुत पाया जाता था, और कांसा बनता किस चीज से था? कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन के एलॉय से कांसा बनाया जाता था। तो एक तो अन्नागार वहां से मिला है, स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, और एक पुजारी की मूर्ति भी मिली है। पुजारी की मूर्ति, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रीस्ट। प्रीस्ट, ठीक है, आइडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चीजें मोहनजोदड़ो से आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वो वहां से पाई गई है। ठीक है, तो अब ये देखिए मोहनजोदड़ो में बड़ा एक मकान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भंडारागार, 2 आंगन, मोहनजोदड़ो में एक विशाल हॉल के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ अन्य भवन मिले हैं जिन्हें पुरातत्ववेत्ता अन्न भंडारागार या माल गोदाम भी कहते हैं, या अन्नागार भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भवन निर्माण इस तरह से भी होते थे, यानी बड़े बड़े भवन निर्माण भी होते थे। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल माल गोदाम प्राप्त हुआ है। इससे ये पता लगता है कि बहुत सारे अनाज को वहां पर इकट्ठा करके रखा जाता होगा। हो सकता है सरकार एक स्टॉक बना के रखती हो कि अगर अकाल पड़े या जरूरत पड़े तो लोगों में बांट सके। ये चीजें भी वहां से विशेष रूप से दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए, एक विशाल स्नानागार जिसकी चर्चा हम करते हैं, तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल स्नानागार मिला है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा स्विमिंग पूल जैसा है, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। पानी जल निकासी की भी व्यवस्था इसमें से की गई है। इस स्नानागार का भवन अत्यंत भव्य है। यह स्नानागार एक विशाल भवन के मध्य में है। यह भवन 54 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भवन के आयताकार जलाशय स्थित है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर और 7.1 मीटर और गहराई 2.3 मीटर है। तो ये जो स्नानागार विशेष तौर पर है, मतलब ये जलाशय है, इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, बाकी पूरे भवन की लंबाई चौड़ाई ये है। जलाशय के तल में जाने के लिए वहां पर दोनों ओर से सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जलाशय से पानी निकलने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। इतिहासकारों का मानना है कि यह जलाशय धार्मिक महत्व रखता होगा, और हो सकता है कि पूजा पाठ या धार्मिक समयों पर या तिथियों पर इसमें लोग इकट्ठा होकर स्नान करते हो, जैसे कुंभ में करते हैं, उस तरह का कुछ रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब ये हमने चर्चा की थी थोड़ा सा नगर के बारे में, भवन के बारे में, जल निकासी के बारे में। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। तो अगर आर्थिक जीवन देखा जाए तो 2-3 चीजें प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती हैं। ये बात ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रमुखता से रही है, लेकिन जो इनका प्रमुख कार्य रहा है या जो प्रमुखता दिखाई पड़ती है वो नगरीय अर्थव्यवस्था या नगरीय सभ्यता की दिखाई पड़ती है, जिसमें वाणिज्य है, जिसमें व्यापार है, और साथ साथ में कृषि भी है, और कृषि उत्पादों का व्यापार भी दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, उत्खनन से जो प्राप्त हुई है, इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता एक संपन्न सभ्यता थी और कृषि संपन्न सभ्यता भी थी। अगर कृषि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, व्यवसाय वो था क्योंकि इससे काफी चीजों का आदान प्रदान, लेन देन भी होता था, और वो काफी हद तक कई चीजें उगाते थे, जैसे जौ, दाल, सफेद चना, मटर, तिल, गेहूं, ये सारी चीजें वो इसका उत्पादन करते थे, इसको उगाते थे, और इससे वो व्यापार भी करते थे। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। गुजरात और हरियाणा से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से थोड़ा चावल पाया गया है। गुजरात, हरियाणा में भी चावल के दाने पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के लोग सब्जी, फल और कपास उगाते थे। इसके अलावा जो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुपालन भी यहां पर विशेष रूप से किया जाता था, जिससे मांस, ऊन और दूध ये विशेष रूप से यहां पर देखा जाता था। तो कृषि तो यहां पर थी ही, इसके साथ साथ पशुपालन भी देखा जाता था। पशुपालन भी एक विशेष व्यवसायिक क्रिया थी, ये यहां पर पाया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी की अगर बात करें, यानी जिसको बोलते हैं क्या, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में फार्मिंग या कृषि में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर यह देखा जाता था कि ऐसा नहीं है कि बहुत
उस जमाने के हिसाब से वो लोग कैसे भी खेती कर लेते थे, नहीं, हल की जुताई के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, कुछ खिलौने हल वाले मिले हैं, तो इससे पता लगता है कि हल का इस्तेमाल होता था। और वृषभ यानी बैल की कई जगह चित्र मिले हैं, तो लगता है कि बैलों का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत चोलिस्तान के कई जगहों पर, जैसे बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं और खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता है, ऐसा पता लगता है। मुहर पर वृषभ के रेखांकन, जैसे एक मुहर मिली, इस पे बैल बना हुआ है, इससे यह पता लगता है कि हो सकता है कि बैलों की बहुत इज्जत रही हो और बैलों का इस्तेमाल खेतों की जुताई के लिए भी किया जाता रहा हो, ऐसा भी माना गया है। देखिए, एक चीज मैंने आपको शुरू में ही बोला कि लिखित जो लिपियां हैं उसको पढ़ा नहीं जा पाया है। द स्क्रिप्ट्स हैड नॉट बीन डिसिफर्ड येट, सो व्हाटएवर कंक्लूजन इज देयर इज ओनली अ एंटिसिपेशन। तो जो कुछ भी बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो इतिहासकारों का एक समान मत वाली जो चीजें स्थापित हो गई वो बताया गया है, जिस पर सभी इतिहासकार उन चीजों को देखकर एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचे, उसको मान लिया गया कि ऐसा होता होगा। ठीक है, अनुमान लगाया गया है। तो बैलों का प्रयोग जुताई के लिए होता था, ऐसा आप वहां पे लिख सकते हैं। आधुनिक राजस्थान के कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं। इस खेत में हल से बनी हुई रेखाओं के दो समूह समकोण पर काटते प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा जैसे मान लीजिए खेत है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे जुताई की गई है, फिर ऐसे जुताई की गई है। इससे ये पता लगता है कि जुताई करने का एक कोई ना कोई उपकरण होगा, है ना, तभी इतना डिट्टो और इतना बढ़िया से जुताई समकोणों पे हो पाई है। तो हल का प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सिंचाई का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसा माना गया है कि कुएं के पानी से ही ये लोग सिंचाई करते होंगे, बाकी कोई बहुत जलाशय हर जगह नहीं देखे गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, नदियों का इस्तेमाल करके कोई नहरों भी नहीं पाई गई हैं। जो धौलावीरा है गुजरात में, यहां से जलाशय को देखकर लगता है कि यहां पर शायद कृषि की सिंचाई के लिए जलाशय का इस्तेमाल किया जाता हो। तो एक आध जगह तो जलाशयों की स्थिति मिली है, बाकी हर जगह नहीं मिली है। तो जहां नहीं मिली है वहां संभवतः कुएं के पानी से या वर्षा के जल से शायद ये सिंचाई का काम हो रहा होगा। गुजरात में दो स्थल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, धौलावीरा, ये बार बार रिवाइज करते रहिए आप लोग, इस पे सवाल आते हैं। और दूसरा लोथल। तो लोथल के बारे में मैंने क्या बताया था, कृत्रिम बंदरगाह वहां प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृत्रिम बंदरगाह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो धौलावीरा से जो है वहां थोड़े बहुत जलाशय देखे गए हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद उनका इस्तेमाल वहां पे कृषि या सिंचाई के लिए किया जाता हो। अब पशुपालन, जिसकी बात मैंने अभी की, जिसको आप क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब पशुपालन में ऐसा देखा गया है कि कई पशुओं को पाला जाता है और उन पशुओं से अलग अलग चीजें निकाली जा रही हैं। जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उस पर बैल, बारहसिंघा, है ना, इस तरह के पशुओं को देखा गया है। तो मानते हैं कि पशुपालन किया जाता होगा। ऊन, दूध, मांस, इसका भी इस्तेमाल उससे किया जाता होगा। तो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन हड़प्पा सभ्यता का व्यवसाय था। यहां पर पशुओं के हड्डियां, मुहर पर अंकित चित्रों से ज्ञात होता है कि बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, ये सारी चीजें क्या होती होंगी, वहां से शायद इनको पालते होंगे। कुत्ते वहां पर मिले, कुत्ते की अस्थियां शवों के साथ भी मिला है, तो शायद कुत्ते लोग पालते होंगे। उस जमाने में भी ऐसा वहां पर देखा गया है। ठीक है, अब एक और विशेषता इंपॉर्टेंट है, शिल्प तथा अन्य उद्योग धंधे। अब शिल्प क्या है, एक तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट की, जिसको कहते हैं ना आर्ट एंड क्राफ्ट। अब ये देखिए, ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाई पड़ रहा है, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसे दो तीन चीजें मिलती हैं। एक, आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग काफी कुशल थे, पहली बात तो ये दिखाई पड़ रही है। दूसरा, ये चीज केवल शौक के लिए नहीं होता था, इसका बाकायदा व्यापार किया जाता था। कच्चे माल को ले आना, उसको बेचना, खरीदना, उसके लिए जो जरूरी कच्चा माल है उसके लिए अभियान भेजकर वहां से कच्चा माल ले आना, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। मृद भांड यानी कि बड़े बड़े जो जिसको कह सकते हैं बड़े बड़े बर्तन, इसके अलावा सुराहियां, मिट्टी के बर्तन, माला, आभूषण, मन के, ये सारी सूती कपड़े, ये सारी चीजें वहां पर क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। कृषि में कपास भी उगाया जाता था, ध्यान रखिएगा, तो सूती कपड़े मिलते थे। तो शिल्पकार अत्यंत दक्ष, यानी जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि वेल ट्रेंड, और कई तरह के उद्योग धंधे शिल्पकारी में दिखा पड़ता था। जैसे वस्त्र निर्माण, अभी मैंने बताया कि सूती कपड़े, कपास की खेती होती थी, सूती कपड़ों को बनाया जाता था। आभूषण यानी कि जिससे आप कह सकते हैं कि जितने गहने बनाने का जो काम है वो दिखा जाता था। मिट्टी और धातु के बर्तन, इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण बर्तन दिखाई देते थे। मन के बनाना, वो भी माला जैसी चीजें होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पत्थरों से, जैसे सेलखड़ी, क्वार्ट्ज, इन तरह के पत्थरों से बनाया जाता था। लकड़ी के कृषि संबंधी उपकरण, जैसे मान लीजिए खेत जोतने के हल हो गए, या जैसे तांबे की कुदाल पाई गई है कई जगह, माफ कीजिए कुल्हाड़ी पाई गई है, तो ये सारी चीजें, बैलगाड़ी, नौका बनाना, ये सारे उद्योग धंधे मिले हैं। लोथल जो गुजरात का है, वहां पर इतना बड़ा कृत्रिम गोदी मिला है, गोदी बोलते हैं जो जहां पर जहाज को रुकाया जाता है, ठहराया जाता है, वो इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि उस समय के इंजीनियरिंग के
का आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नमूना है। तो शिल्पकारी में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। कई जगह से मिट्टी के असंख्य बर्तन मिले हैं जो सुंदर और आकर्षक है। देखिए कितना वेल चमकता हुआ और कितना अच्छे से बनाया गया है। मूर्ति और खिलौने भी मिले हैं। वस्त्र शिल्प में भी पारंगत है, खास करके कपास और कपास से सूती के कपड़े, सूती के कपड़े, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। सिलाई होती थी, ऐसा भी वहां से थोड़ा कहीं ना कहीं आइडिया मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। तो आप ये जो 2-3-4 चीजें हैं, खिलौने बनाना, लकड़ी के उपकरण बनाना, इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण बनाना, ठीक है, इसके अलावा मनके बनाना जिसमें कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार बताता हूं कि ये लोग लोहे से अपरिचित थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, अपरिचित, ठीक है। कई बार ये सवाल पूछता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की चीजें मिली हैं? नहीं, लोहे से अपरिचित थे। अश्व से भी अपरिचित दिखाई पड़ते हैं, यानी घोड़े से। घोड़े का भी कोई साक्ष्य बहुत मिलता नहीं है। सूतकैगोडोर से थोड़ी चर्चा होती है पर कोई ऐसा विशेष नहीं मिला है। अश्व से अपरिचित, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट रूप से यहां पर दिखाई पड़ता है। हाँ, सोना चांदी इन सब चीजों से भलीभांति परिचित थे, और बाकी जो कांसा है वो तो सबसे ज्यादा वहां दिखाई पड़ता था। और कई तरह के महत्वपूर्ण जो जिसको आप कहते हैं ना कि पत्थर, सेल खड़ी, क्वार्ट्ज, इस तरह के पत्थर भी वहां पर दिखाई पड़े हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, और अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये लोग सोना चांदी तांबा सीसा और कांसे से भलीभांति परिचित थे। देखिए किस किस चीज से? सोना चांदी तांबा सीसा कांसा, इनसे लोग क्या थे? भलीभांति परिचित थे। ये लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाते थे। देखिए कॉपर और टीन दोनों को मिला के क्या बना रहे हैं? कांसा। कांसे में सुंदर बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती थी। देखिए ये जो चीज डांसिंग गर्ल मिली है जिसको त्रिभंगी मुद्रा में दिखाया गया है, ये इसका बहुत अच्छा नमूना है। यहां मूर्ति कांसे की एक नर्तकी की है जिसमें एक नर्तकी को कमर पर हाथ रखे त्रिभंगी मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। यह मूर्ति को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो अभी हम बता रहे थे तो कितनी उत्कृष्ट शिल्पकारी है, इसका एक अच्छा नमूना देखने को मिलता है। धातु केंद्रित सीप शंख के भी आभूषण बनाए जाते थे, और जहां जहां ये चीजें प्राप्त हुई हैं वहां वहां अभियान भेजकर ये चीजें मंगाई जाती थी। ये बहुत प्रमुखता से देखे गए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका उदाहरण आपको दिखेगा मिलेगा। फिर आते हैं व्यापार और वाणिज्य, माल प्राप्त करने की क्या नीतियां थी। तो जाहिर सी बात है इसका ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बहुत उत्कृष्ट था, और क्या क्या इसकी नीतियां थी माल प्राप्त करने की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि व्यापार काफी अच्छी अवस्था में था, और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रचलित विभिन्न उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल का प्रयोग रॉ मटेरियल्स का किया जाता था। तो ये स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होता था, लेकिन पत्थर लकड़ी और धातु जैसे कच्चे माल को जलोढ़ मैदान से यानी एल्यूवियल सॉइल्स के बाहर से मंगवाना पड़ता था, और वहां से फिर जहां जहां इसके 2-3 तरीके होते थे। या तो जहां कच्चा माल होता था वहां जाकर लोगों से संपर्क अभियान भेजकर वहां से मंगाते थे, या वहीं जाकर क्या करते थे अपनी बस्ती बना लेते थे, या जैसे ओमान जैसे देशों से विदेशों से भी इसको मंगाया जाता था। तो कच्चे माल का बहुत महत्वपूर्ण रूप से व्यापार किया जाता था, यह देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड भी होता था। कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें बैलगाड़ी के मिट्टी से बने हुए खिलौने से स्पष्ट होता है कि शायद थल मार्ग के लिए या जमीन से यातायात करने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके अलावा बंदरगाह मिले हैं, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि भाई समुद्री रास्ता तो अपनाया ही जाता था और नदियों से तो होता ही था। थल मार्ग के अतिरिक्त सिंधु नदी और इसकी उपनदियों से जल मार्ग, तटीय मार्गों का उपयोग आंतरिक व्यापार के उद्देश्य से किया जाता था, और बाहरी व्यापार के लिए समुद्रों का इस्तेमाल किया जाता था। उपमहाद्वीप से जो बाहर यानी भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर से जो माल आते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने उद्योग धंधे और उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाते थे। क्या? उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, बालाकोट जो अभी पाकिस्तान में है, अपनी बस्तियां स्थापित की जहां से उनको शंख आसानी से मिल जाए, और शंखों से आभूषण वो बनाते थे। हड़प्पाई लोगों ने सुदूर अफगानिस्तान में सुरतघई नामक स्थान पर अपनी बस्ती स्थापित की, क्योंकि यहाँ क्या मिलता था? सबसे अच्छे लाजवर्द मणि के पत्थर मिलते थे। तो अभी मैंने बताया कि कई जगह ऐसे होते थे जहां पर उनको अच्छा कच्चा माल मिले तो वहीं पर अपनी बस्तियां बना लिया करते थे। ये आप आंसर लिखने में खास करके ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि कच्चे माल की प्राप्ति कहां से हो रही थी। इसी प्रकार से लोथल कार्लिनियल दक्षिणी राजस्थान और तथा धातु के स्रोतों के नजदीक स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कच्चा माल प्राप्त करने की और नीति थी। ये लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे।
यानी वहां पर भेज के वहां से लोगों से मिलते जुलते थे और रॉ मटेरियल ले आते थे। ये लोग अभियानों के माध्यम से राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। इसकी चर्चा मैंने आपको की थी कि खेतड़ी माइन से कॉपर ले आते थे और दक्षिण भारत से सोना ले आते थे, बाकी अलग अलग जगहों से। खेतड़ी क्षेत्र से साक्ष्यों से पता चलता है कि इसे गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया गया है। तो खेतड़ी माइंस का इलाका जो था उसे गणेश्वर जोधपुर संस्कृति कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये विशेषताओं में ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हड़प्पा सभ्यता का सुदूर से संपर्क कैसे होता था, तो एक आध एग्जाम्पल देखने को मिला है। जैसे ये प्राप्त हुआ है कि एक तो मेसोपोटामिया, बेबीलोन और इसके अलावा मिस्र की जो सभ्यताएं थी उनसे इनका व्यापार होता था। इसके कई साक्ष्य मिले हैं क्योंकि दोनों जगहों पर एक दूसरे की मुहरें प्राप्त हुई है। पहली बात, ओमान का जो तांबा था उसकी क्वालिटी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, यहाँ की चीजें वहां मिली हैं। तो मानते हैं कि ओमान से भी इनका आदान प्रदान होता रहता था। जैसे मान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पाकिस्तान तक है, तो ये ओमान है अरब कंट्रीज में, तो इनसे भी लेन देन होता था। दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार संबंधित है। हड़प्पा वासियों का विदेशों से संपर्क थल और जल दोनों से था। और अरब प्रायद्वीप, जो ये अरब वाला प्रायद्वीप है पूरा, ठीक है, इसके दक्षिण पश्चिम छोर पर ओमान से ही लोग तांबा मंगवाते थे। इसके भी कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। ओमान से हड़प्पाई सभ्यता का मर्तबान प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा एक घड़ा जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है जिससे लगे कि कोई तरल पदार्थ का रिसाव न हो। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग कुछ तरल पदार्थों का भी लेन देन करते थे। हो सकता है कि जो अरब कंट्रीज ओमान वगैरह है जहां पानी की कमी है, हो सकता है वो पानी देकर सामान को ले रहे हो, तो कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि हड़प्पाई लोग इन पात्र में रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पाई लोगों में मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। अभी हमने चर्चा की उसकी। मिस्र का है, अफ्रीका का ऊपर वाला देश, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहर का मेसोपोटामिया और मिस्र में पाया जाना और वहां की वस्तुओं को यहां पाया जाना, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मिस्र और मेसोपोटामिया से अच्छा संबंध था। तो 2-3 लॉजिक दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक सीधा संबंध या व्यापार मिस्र या जो मेसोपोटामिया है उनसे था या ओमान से लेन देन था, तो आप लॉजिक बता सकते हैं कि यहाँ के मुहर जो है वहां पाए गए हैं, वहां के वस्तुएं यहां पर पाई गई हैं, ओमान के तांबे और यहाँ के तांबों में एक समानता देखी गई है। तो इससे ये लॉजिक स्पष्ट होते हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का ओमान, बहरीन अथवा मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क संभवतः सामुद्रिक मार्ग से होता था। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में मेलुहा को नाविकों का देश बताया गया है। तो एक मेलुहा जगह बताया गया जो नाविकों का देश है। और कई मृदभांड और मुहर पर जहाज और नाव का चित्रांकन मिला है। तो इससे पता चलता है कि इन मृदभांडों पर क्या हो रहा होगा, जहाज बना है, इसका मतलब जहाज चलते थे। और समुद्री जहाज से आप कहां जाएंगे, जाहिर सी बात है भारत से निकल के ओमान और अरब कंट्रीज की तरफ ही जा रहे होंगे। तो ये उनके साथ संपर्क स्थापित करते थे, ऐसा माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण यह है कि माप तौल और बाट भी इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लोग ऐसे ही कोई भी अंदाजे से, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में अंदाजे से सामान नहीं देते थे, एक मापन होता था कि इतनी चीजें इतना किलो ऐसे तौल के देंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पाई लोग माप तौल में भली भांति परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों को उत्खनन से बाट और स्केल प्राप्त हुए हैं और ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे जो 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि होते थे। तो इस तरह में 1 आना, फिर 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16, 32 आना, ऐसा आपने सुना होगा। इस तरह के डिविजिबल्स में ये बाट होते थे। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की समझ लीजिए। यहां तक की तो ये विशेषताएं थी। एक विशेषता समाधान की भी थी। समाधान ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता से सिंधु घाटी के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का पता लगता था या सामाजिक वर्गीकरण का पता लगता था। समाधान से सामाजिक वर्गीकरण का ज्ञान कैसे? देखिए, समाधान मतलब होता है 100 को दफनाने या खत्म करने का तरीका। तो इसके 3 तरीके होते थे। एक दफनाना, एक जलाना तथा राख को दफनाना, और तीसरा होता था हड्डियों को दफनाना। अब देखिए, सबसे पहले तो ये 3 तरीके होते थे 100 को दफनाने के। या तो उसको पूरा ऐसे ही दफना दिया जाएगा, ठीक, या उसको जला के उसके राख को दफनाया जाएगा,
या हड्डियों को माने उसको छोड़ दिया जाएगा कुछ दिन तक, पशु पक्षी उसको खाएंगे, फिर उसके हड्डियों को दफनाया जाएगा। ये 3 तरीके होते थे। कॉमन ही होता था कि उपयोग की वस्तुएं साथ रखी जाती थी, ठीक, यानी जो भी महत्वपूर्ण उपयोग करने की चीजें थी, दैनिक वस्तुएं भी, और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि विलासिता की चीजें भी थी। उपयोग और विलासिता दोनों चीजें, मतलब क्या है? अब इसी से पता चलता था कि सामाजिक वर्गीकरण कैसा है। कुछ ऐसे लाश हैं या कुछ ऐसे 100 पाए गए हैं जिनके साथ खूब आभूषण, सोने, चांदी और जरूरत की चीजें सब रखी गई हैं। तो और उनका जो कब्र है वो भी अच्छे पत्थरों से चिनाई करके रखा गया है। इसका मतलब वो विशेष लोग थे, अमीर लोग रहे होंगे। और कुछ है जिनके पास बस जरूरत की चीजें रखी गई हैं और टूटे खाबे उबड़ खाबड़ जो है उनकी कब्र पाई गई है, इसका मतलब वो गरीब लोग रहे होंगे। तो समाधान करने के 3 तरीके तो विशेषताएं हैं, इनके साथ जो चीजें रखी गई हैं उससे पता चलता है कि वहां का सामाजिक वर्गीकरण, जाति का तो कोई ध्यान वहां पर वर्गीकरण नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अमीरी गरीबी या जो स्पेशल और नॉर्मल लोग हैं उस सभ्यता में इसका ज्ञान जरूर पता चलता है। तो एक तो यह भी विशेषता आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जब विशेषताओं की आप चर्चा करेंगे तो एक विशेषता यह भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस सेशन में मुख्य रूप से हमने इन सारी विशेषताओं पर एक एक करके चर्चा की। इन विशेषताओं को आप ध्यान से समझिए, पढ़िए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर समझाइए। एक और खास बात, मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com, जहां पर अगर आप जाते हैं तो बिना किसी ऐड की समस्या के या बिना किसी इधर उधर भटकाए हुए आप एक एक करके सारे टॉपिक लॉजिकली पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप वेबसाइट पे गए, आप सीबीएसई 7 to 12 हिंदी माध्यम सेलेक्ट करिए, वहां पर आप मेरे साथ राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ सकते हैं। और इनमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, पूरे आपके सिलेबस का पहली जानकारी आपको ओवरव्यू मिलेगी, फिर हर चैप्टर का क्रम वाइज आपको वन शॉट रिवीजन, यानी पूरे चैप्टर को एक बार में कवर किया गया है, फिर छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, फिर एनसीईआरटी, फिर एमसीक्यूज, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे उन पे आप क्लिक करेंगे आपके क्लासेस इस तरह वीडियोस के माध्यम से वहां शुरू हो जाएंगे। और विशेष बात यह है कि वो बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई इसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। बस आप लाइक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर बताइए, ठीक है? तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।